आज की इस वीडियो में हम लाइट प्रकाश से आने वाले महत्वपूर्ण प्रश्नों का रिवीजन करेंगे आगामी बोर्ड परीक्षा को देखते हुए। तो पहला क्वेश्चन है हमारा, स्वस्थ आँख के लिए निकट बिंदु कितना होता है? निकट बिंदु, स्वस्थ आँख के लिए निकट बिंदु कितना होता है, या इसी को घुमा के पूछता है स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी। स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी, बड़ा ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। इस प्रश्न को दो तरीके से पूछता है। पूछेगा या तो स्वस्थ आँख का निकट बिंदु, स्वस्थ आँख का निकट बिंदु कितना होता है, या इसी प्रश्न को घुमा के पूछता है स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी कितनी होती है। तो इसका आंसर है 25 सेंटीमीटर। 25 सेंटीमीटर स्वस्थ आँख का निकट बिंदु अथवा स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी 25 सेंटीमीटर होती है, और कम से कम यह क्वेश्चन हर वर्ष किसी न किसी सेट में पूछा जाता है। अगला प्रश्न है हमारा, दूर बिंदु कितना होता है? स्वस्थ आँख के लिए दूर बिंदु कितना होता है? दूर बिंदु कितना होता है? कितना होता है? इससे पहले हमने पढ़ा निकट बिंदु। स्वस्थ आँख के लिए निकट बिंदु 25 सेंटीमीटर और दूर बिंदु अनंत होता है। तो इसका आंसर होगा हमारा अनंत, इनफाइनाइट। स्वस्थ आँख के लिए दूर बिंदु अनंत होता है। ये भी प्रश्न काफी बार पूछा गया है, यूपी बोर्ड के लिए काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है। हमारा अगला प्रश्न है, इस वीडियो में हम उन प्रश्नों को रिपीट कर रहे हैं जो यूपी बोर्ड के दृष्टिकोण से काफी महत्वपूर्ण है। अभी तक हमने दो क्वेश्चन रिपीट किया, दूरबिंदु निकट बिंदु, दोनों ही स्वस्थ आँख के लिए। दूरबिंदु अनंत, निकट बिंदु 25 सेंटीमीटर। अगला क्वेश्चन है कि स्वस्थ नेत्र में, यानी नेत्र में किसी प्रकार का कोई दोष नहीं है, नेत्र स्वस्थ है। स्वस्थ नेत्र में प्रतिबिंब कहाँ बनता है? स्वस्थ नेत्र में प्रतिबिंब कहाँ बनता है? हम लोग जानते हैं कि स्वस्थ नेत्र में प्रतिबिंब रेटिना पर बनता है। कहाँ बनता है? रेटिना पर बनता है। कैसा बनता है? उल्टा बनता है। हमें दिखाई सीधा देता है परंतु बनता उल्टा है। तो यह है तीसरा बड़ा ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन। स्वस्थ नेत्र में प्रतिबिंब बनता है, कहाँ बनता है? रेटिना पर बनता है। कभी कभी पूछ लेता है कैसा बनता है, उल्टा या सीधा? तो रेटिना पर जो प्रतिबिंब बनता है हमारा उल्टा बनता है। अगला क्वेश्चन हमारा है दूरदृष्टि दोष। दूरदृष्टि दोष में प्रतिबिंब कहाँ बनता है? दूरदृष्टि दोष में प्रतिबिंब बनता है। दूरदृष्टि दोष में प्रतिबिंब कहाँ बनता है?
जैसा कि नाम से स्पष्ट है, दूर दृष्टि दोष में प्रतिबिंब दूर बनता है। दूर बनता है मतलब रेटिना के पीछे बनता है। एक फिगर बना लेते हैं। यह है हमारे आँख का फिगर। हमारा यह है मानव नेत्र और ये है रेटिना। ये है रेटिना, ये वाला एरिया, यह है हमारा रेटिना। रेटिना तो दूर दृष्टि दोष में जो प्रतिबिंब बनता है नेत्र लेंस से दूर बनता है। दूर का मतलब रेटिना के पीछे बनता है, यहाँ कहीं बनता है। तो दूर दृष्टि दोष में प्रतिबिंब कहाँ बनता है? प्रतिबिंब बनता है दूर बनता है। दूर मतलब नेत्र लेंस से दूर, मतलब रेटिना से पीछे, रेटिना के पीछे बनता है। दूर दृष्टि दोष में प्रतिबिंब रेटिना के पीछे बनता है, मतलब दूर बनता है। इसीलिए दृष्टि दोष में ये दूर शब्द आया है, क्योंकि इस दोष में प्रतिबिंब नेत्र लेंस से दूर बनता है। बनना कहाँ चाहिए था? बनना चाहिए रेटिना पे, यानी आंख अगर स्वस्थ है तो प्रतिबिंब रेटिना पर बनता है। अगर दोष है तो अगर दूर बन रहा है, तो रेटिना के पीछे बन रहा है, तो उस दोष को हम कहते हैं दूर दृष्टि दोष। इसी प्रकार इससे संबंधित दूसरा क्वेश्चन पूछता है निकट दृष्टि दोष में। निकट दृष्टि दोष में प्रतिबिंब कहाँ बनता है? तो निकट दृष्टि दोष में प्रतिबिंब इसके निकट बनता है, मतलब रेटिना से पहले। रेटिना से पहले तो प्रतिबिंब कहाँ बनता है, इससे संबंधित 3 क्वेश्चन हमसे पूछा जाता है। पहला क्वेश्चन पूछा जाता है स्वस्थ आंख में, स्वस्थ नेत्र में प्रतिबिंब कहाँ बनता है? तो स्वस्थ नेत्र में प्रतिबिंब हमारा रेटिना पर बनता है। रेटिना पर बनता है। कैसा बनता? उल्टा बनता है। दूर दृष्टि दोष में कहाँ बनता है? तो दूर दृष्टि दोष में प्रतिबिंब रेटिना के पीछे बनता है, यहाँ कहीं बनता है। निकट दृष्टि दोष में कहाँ बनता है? निकट दृष्टि दोष में प्रतिबिंब रेटिना से पहले बनता है, यहाँ कहीं बनता है। तो प्रतिबिंब से संबंधित ये क्वेश्चन, इन तीनों क्वेश्चन बड़े ही महत्वपूर्ण है। अगला क्वेश्चन हमारा है कि दूर दृष्टि दोष, दूर दृष्टि दोष, दूर दृष्टि दोष में प्रयुक्त लेंस का नेचर क्या होता है, प्रकृति क्या होता है? तो दूर दृष्टि दोष में प्रयुक्त लेंस उत्तल लेंस होता है, उत्तल लेंस। जबकि निकट दृष्टि दोष, निकट दृष्टि दोष में पीड़ित व्यक्ति जो चश्मा लगाता है, उस चश्मे में जो लेंस होता है वो अवतल लेंस होता है। तो ये दोनों क्वेश्चन काफी इम्पोर्टेंट कि दोष से पीड़ित व्यक्ति का जो चश्मा होता है उसमें लेंस कौन सा होता है, उसका नेचर क्या होता है। तो दूर दृष्टि दोष से पीड़ित व्यक्ति का जो चश्मा होता है उसमें उत्तल लेंस होता है, उत्तल लेंस। और निकट दृष्टि दोष से पीड़ित व्यक्ति का जो चश्मा होता है, वो जो लेंस यूज करता है उसका नेचर अवतल होता है, उसका नेचर अवतल होता है। अगला प्रश्न हमारा है, अगला प्रश्न हमारा है लेंस की क्षमता पर। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि लेंस की फोकस दूरी के व्युत्क्रम को, लेंस की जो फोकस दूरी होता है उसके व्युत्क्रम को लेंस की क्षमता कहते हैं। क्षमता मतलब पावर, पावर ऑफ लेंस, इसलिए इसे P से इंडिकेट करते हैं। P बराबर होता है 1/f। जब हम लेंस की क्षमता निकालते हैं तो फोकस दूरी को मीटर में रखते हैं, और अगर फोकस दूरी मीटर में है तो लेंस की क्षमता का मात्रक डायोप्टर होता है, डायोप्टर। इसे हम लोग D से इंडिकेट करते हैं। इस पर कुछ क्वेश्चन बहुत पूछे जाते हैं, आइए उन प्रश्नों को हम हल करते हैं। इसे ध्यान दीजिएगा, फोकस दूरी, जब हम लेंस की क्षमता निकालते हैं तो फोकस दूरी को मीटर में रखते हैं।
लेकिन जो प्रश्न हमसे पूछता है उस प्रश्न में फोकस दूरी हमेशा सेंटीमीटर में देता है। तो एक काम करते इसको सेंटीमीटर बना देते हैं, लेकिन सेंटीमीटर इस प्रकार बनाएंगे कि P का मान मतलब P का जो मात्रक है वो डायोप्टर ही निकले। यानी हम इसे लिख सकते हैं, मीटर को सेंटीमीटर बना दे, इसका मान बिना प्रभावित हुए तो हम इसको लिख सकते हैं 1/f इसमें सेंटीमीटर में इंटू 100। इन दोनों में से कोई एक सूत्र आप यूज करेंगे। एक प्रश्न है कि एक अवतल लेंस है, यूपी बोर्ड में पूछा हुआ प्रश्न 2020 में पूछा गया है। फोकस दूरी दिया है, क्वेश्चन हमारा है फोकस दूरी दिया है, मीटर में दिया है। फोकस दूरी दिया 5 मीटर, लेंस है अवतल लेंस, तो फोकस दूरी हो गया -5 मीटर। माइनस क्यों लगाए हैं? क्योंकि जो लेंस है वो अवतल है। अवतल लेंस के कारण हमने यहाँ माइनस लगाया है, क्योंकि फोकस दूरी जो अवतल लेंस की होती है उसे हम माइनस के साथ लिखते हैं, जबकि उत्तल लेंस की फोकस दूरी को हम प्लस के साथ लिखते हैं। तो फोकस दूरी हमारा दिया है, एक अवतल लेंस है उसकी फोकस दूरी 5 मीटर है। क्षमता पूछा है तो आइए निकाल देते हैं। P बराबर, चूँकि फोकस दूरी मीटर में है तो हम ये यूज करेंगे सीधे 1/, इस सूत्र के अनुसार 1/f से, तो इसका वैल्यू रख देते हैं। 1/f है हमारा -5, इसे सॉल्व करेंगे तो -0.2 डायोप्टर। यानी ये जो हमारा अवतल लेंस है जिसकी फोकस दूरी -5 मीटर है, उसकी क्षमता होगी -0.2 डायोप्टर। D फॉर डायोप्टर। माइनस क्यों? माइनस लेंस की प्रकृति बताता है, लेंस की नेचर बताता है। माइनस ये बता रहा है कि जो लेंस है वो अवतल लेंस है। इसी प्रश्न को अगर इसी प्रश्न में वो उत्तल कह देता कि एक लेंस है अवतल, एक लेंस है उत्तल लेंस है, उसकी फोकस दूरी 5 मीटर है, तो उसके लिए हम लिखते हैं F बराबर +5 मीटर। इसकी हम क्षमता अगर निकालेंगे तो इसकी क्षमता निकालेंगे इसी प्रकार, P बराबर 1/f से वैल्यू रख देंगे +5, तो इसका वैल्यू हमारा निकलेगा +0.2 डायोप्टर। प्लस ये दर्शा रहा है कि जिस लेंस की क्षमता की बात हो रहा है वो लेंस हमारा उत्तल लेंस है। तो प्लस और माइनस, लेंस में जो प्लस और माइनस चिन्ह होते हैं ये लेंस के नेचर को बताते हैं, मतलब ये उत्तल है कि अवतल। उत्तल के लिए प्लस, अवतल के लिए माइनस यूज करते हैं। आइए लेंस की क्षमता पर एक दूसरा सवाल करते हैं, जहां फोकस दूरी सेंटीमीटर में दिया हो। जहां फोकस दूरी सेंटीमीटर में दिया है, एक क्वेश्चन है, कह रहा है एक व्यक्ति है। क्वेश्चन है कि एक व्यक्ति है, प्रश्न को लिख दे, लगाने में तब ज्यादा मजा आएगा। एक व्यक्ति, प्रश्न है एक व्यक्ति अपने चश्मे में, एक व्यक्ति अपने चश्मे में 20 सेंटीमीटर फोकस दूरी, दिखाई दे रहा है? हाँ दिखाई दे रहा है। एक व्यक्ति अपने चश्मे में 20 सेंटीमीटर फोकस दूरी का उत्तल लेंस, फोकस दूरी का उत्तल लेंस प्रयोग करता है। उत्तल लेंस प्रयोग करता है। इस लेंस की क्षमता होगी, इस लेंस की क्षमता होगी, विकल्प है हमारे सामने। पहला विकल्प है -5 डायोप्टर, दूसरा विकल्प है +5 डायोप्टर, तीसरा विकल्प है हमारा +2 डायोप्टर और चौथा विकल्प है हमारा -2 डायोप्टर। आइए इसे हल करते हैं। एक व्यक्ति है अपने चश्मे में
जो उत्तल लेंस यूज कर रहा है, उत्तल लेंस की फोकस दूरी प्लस के साथ लिखेंगे, यानी उत्तल लेंस की हमें क्षमता निकालना है, क्षमता भी हमारा प्लस के साथ निकलेगा। इसका मतलब इसका क्षमता जो भी निकलेगा वो प्लस के साथ निकलेगा, यानी ये आपका आंसर नहीं हो सकता, ये आपका आंसर नहीं हो सकता। आंसर आपका प्लस के साथ होगा, यानी आंसर आपका या तो 2 होगा या तो 3 होगा। कौन होगा आइए देखते हैं। तो हम लोग जानते हैं लेंस की क्षमता P बराबर 1/f अगर सेंटीमीटर में रखेंगे तो इंटू 100 लिखेंगे। P बराबर 1/, फोकस दूरी हमारा दिया है 20, उत्तल लेंस है तो प्लस 20 गुणे 100, सॉल्व कर दीजिए तो हमारा निकलेगा +5 डायमीटर। तो आपका आंसर हो गया विकल्प नंबर 2। प्लस क्यों लगाए हैं? क्योंकि उत्तल लेंस है, अगर अवतल लेंस होता तो माइनस। तो लेंस की क्षमता से संबंधित ये दूसरा क्वेश्चन था। आइए विचलन पे कुछ सवाल हम लोग करते हैं, विचलन से संबंधित सवाल करते हैं। विचलन पर भी काफी क्वेश्चन पूछा जा रहा है। पूछा है, एक प्रश्न है, कई बार पूछा है कि श्वेत प्रकाश जब प्रिज्म पर गुजरता है तो सर्वाधिक विचलन किस रंग का होता है। आइए इसको हम लोग समझ लेते हैं। प्रिज्म से संबंधित सारे महत्वपूर्ण क्वेश्चन यहाँ देख लेते हैं। ये है आपका प्रिज्म, और प्रिज्म पर ये श्वेत प्रकाश हम आपतित करवा रहे हैं। ये है आपतित श्वेत प्रकाश। अगर प्रिज्म ना होता तो श्वेत प्रकाश अपने मार्ग पर कुछ इस प्रकार आगे जाता है, लेकिन प्रिज्म होने के कारण ये श्वेत प्रकाश अपने मार्ग से विचलित होता है और ये कुछ इस प्रकार प्रिज्म से होकर जब गुजरता है तो अपने मार्ग से विचलित होता है, और जब प्रिज्म से बाहर निकलता है तो ये श्वेत प्रकाश 7 रंग की किरणों में विभाजित हो जाता है। उस 7 रंग की जो किरणें हैं वो ये हैं। इस 7 रंग की जो किरणें निर्गत हो रही हैं प्रिज्म में से, जब श्वेत प्रकाश की किरण प्रिज्म पर आपतित होती है तो जाहिर सी बात है, जब एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जा रहा है तो यहाँ अपवर्तन होगा। अपवर्तन होता है, यहाँ डबल अपवर्तन होता है। एक अपवर्तन होता है जब प्रकाश की किरण हवा से प्रिज्म में जाता है, और दूसरा अपवर्तन होता है जब प्रकाश की किरण प्रिज्म यानी प्रिज्म से हवा में निकलता है। तो यहाँ 2 अपवर्तन होता है। कुल मिला के ये श्वेत प्रकाश जब प्रिज्म में निकलती है तो 7 रंग की किरणों में विभाजित हो जाती है। इसी घटना को हम लोग वर्ण विक्षेपण कहते हैं। तो इस प्रिज्म से निकलने वाली जो किरणें हैं इनका क्रम है बैजा नी पी ना बैजा नी पी 1 2 3 4 5 6 7 बैजा नी पी नाला। बै का मतलब बैगनी, जा के मतलब जामुनी, या कुछ लोग इसको आसमानी भी लिखते हैं। नी का मतलब नीला, हा का मतलब हरा, पी का मतलब पीला, ना का मतलब नारंगी, और ला का मतलब लाल। यानी प्रिज्म से निर्गत किरणों का ये क्रम हमें मिलता है आधार से ऊपर की तरफ। बैजा नीपी नाला, बैजा नीपी नाला। कभी कभी ये क्रम पूछता है, हिंदी में और अंग्रेजी में ये क्रम होगा विब्जियोर, वी मतलब वायलेट, वायलेट मीन्स बैगनी। आई फॉर इंडिगो,
इंडिगो मीन्स जामुनी या आसमानी, बी मतलब ब्लू, जी फॉर ग्रीन, वाई फॉर येलो, ओ फॉर ऑरेंज, ORANGE, आर फॉर रेड। तो वर्ण विक्षेपण की घटना में जो हमें रंगों का क्रम मिलता है वो नीचे से ऊपर की ओर मिलता है। अगर हम यहाँ देखें तो सबसे अधिक विचलन बैंगनी रंग का हुआ है, सबसे ज्यादा विचलित हुआ है। जाना चाहिए था इस मार्ग पर, तो इस मार्ग से सबसे अधिक विचलन किसका हुआ है? बैंगनी का। सबसे कम किसका हुआ है? लाल का। यानी जो विचलन कोण है वो लाल के लिए कम है, जबकि बैंगनी के लिए सबसे अधिक है, सबसे अधिक है। तो प्रश्न यहाँ से पूछता है, इस घटना संबंधित काफी प्रश्न पूछे जाते हैं। जैसा कि एक प्रश्न है, कह रहा है इस घटना में यानी श्वेत प्रकाश जब प्रिज्म से गुजरता है तो सर्वाधिक विचलन होता है। तो सर्वाधिक विचलन आपको दिखाई दे रहा है किसका हुआ है? बैंगनी का। सर्वाधिक विचलन किसका होता है? बैंगनी रंग का होता है, बैंगनी रंग का होता है। इसी प्रश्न को घुमा के पूछता है कि कांच का अपवर्तनांक किस रंग के लिए अधिकतम होता है? अपवर्तनांक किस रंग के लिए अधिक होता है? किस रंग के प्रकाश के लिए अधिक होता है? यही प्रश्न है, घुमा के पूछा है। सर्वाधिक विचलन या अपवर्तनांक, अधिक अपवर्तनांक। तो इसका भी आंसर आपका होगा, यही प्रश्न है तो आंसर भी यही होगा, बैंगनी रंग का। तो सर्वाधिक विचलन बैंगनी रंग का, सर्वाधिक अपवर्तनांक किस रंग के प्रकाश के लिए होता है? बैंगनी रंग के लिए होता है। इसी का अपोजिट सबसे कम विचलन किस रंग के लिए हुआ है? तो सबसे कम विचलन होता है लाल रंग का। यानी किस रंग अपवर्तनांक किस रंग के प्रकाश के लिए सबसे कम होता है? तो लाल रंग के लिए। यहां से दूसरा क्वेश्चन पूछता है, साथ ही साथ हम ये भी देख लेते हैं कि जो लाल रंग है, लाल रंग का तरंग दैर्घ्य लैम्डा, लाल रंग के लिए लैम्डा सर्वाधिक होता है और बैंगनी रंग के लिए सबसे कम। यानी बैंगनी रंग का तरंग दैर्घ्य सबसे कम होता है, जबकि लाल रंग का तरंग दैर्घ्य सबसे अधिक होता है। और हम ये भी जानते हैं कि लैम्डा और आवृत्ति एक दूसरे के व्युत्क्रमानुपाती होते हैं। तो जाहिर सी बात है लाल रंग का आवृत्ति सबसे कम हो गया, क्योंकि लैम्डा सर्वाधिक है, सबसे कम। और आवृत्ति बैंगनी रंग का सबसे अधिक होता है, सबसे अधिक यानी सर्वाधिक। तो यहाँ से इससे संबंधित दूसरा प्रश्न जो पूछता है वो पूछता है कि किस रंग का आवृत्ति, किस रंग के प्रकाश का आवृत्ति सबसे अधिक होता है? तो आवृत्ति सबसे अधिक बैंगनी की होती है, बैंगनी की आवृत्ति सबसे अधिक होती है, जबकि लैम्डा यानी तरंगदैर्घ्य सबसे अधिक होता है लाल रंग का। यहां से दूसरा क्वेश्चन पूछता है कि कांच में किस रंग के प्रकाश का स्पीड सबसे अधिक होता है, चाल सबसे अधिक होता है? तो चाल सबसे अधिक होता है लाल रंग का। लाल रंग के प्रकाश का चाल सबसे अधिक होता है, बैंगनी रंग के प्रकाश का चाल सबसे कम होता है। तो चाल से संबंधित कभी क्वेश्चन पूछे, चाल या वेग, तो वेग सबसे अधिक किसका? लाल का। लाल का चाल सबसे अधिक और बैंगनी का चाल सबसे कम।
तीसरा क्वेश्चन यहाँ पूछता है, इससे संबंधित पहला क्वेश्चन इस घटना संबंधित कि जब श्वेत प्रकाश की किरण प्रिज्म पर आपतित होती है तो सर्वाधिक विचलन किसका होता है? बैंगनी का। सबसे कम किसका होता है? लाल का। कभी कभी पूछता है कि इनका विचलन यानी क्यों श्वेत रंग की प्रकाश जब प्रिज्म पर आपतित होती है तो वो विभिन्न रंगों में क्यों विभाजित हो जाती है? तो इसका आंसर है कि कांच में ये जो विभिन्न रंग के प्रकाश हैं इनकी चाल अलग अलग होना। चाल यानी कांच में इनका चाल या वेग क्या होना? अलग अलग होना। सबसे अधिक चाल लाल का होता है, इसीलिए उसका विचलन कम होता है। सबसे कम स्पीड, सबसे कम चाल बैंगनी रंग के प्रकाश का होता है, इसीलिए इसका विचलन सबसे अधिक होता है। अगला क्वेश्चन जो आवृत्ति से संबंधित पूछता है, सबसे अधिक आवृत्ति बैंगनी का, सबसे कम लाल का। तरंगदैर्घ्य से संबंधित क्वेश्चन पूछता है तो सबसे अधिक तरंगदैर्घ्य लाल का, सबसे कम बैंगनी का। चाल आपको बता दिया गया। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। इससे संबंधित और प्रकाश से संबंधित और महत्वपूर्ण क्वेश्चन हम अगले वीडियो में